प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में अब लगभग 6 महीने का समय ही बाकी है और यही 6 महीने हैं जो हर राजनीतिक पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि अब की गई मेहनत ही तय करेगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन राज करेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि हर पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और अपना वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों में सभी पार्टियों का फोकस उन वोटर्स पर भी बढ़ता जा रहा है जो पहली बार या फिर कहें हाल ही में वोटिंग की राजनीति का हिस्सा बने हैं। जी हाँ, हमारा मतलब है जेनजी से, क्योंकि जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद हर पार्टी जेनजी को अपने साथ अपने खेमे में करना चाहती है। और अब इसी चुनावी तस्वीर में मायावती ने जेनजी को लेकर बड़ा सियासी दांव चला है। दरअसल हम आपको बताएं कि मायावती ने युवाओं से सत्ता और विपक्ष के कथित राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहने की अपील की है। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसी समय मायावती का छात्रों, युवाओं, बेरोजगारी, आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाना एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा करता है। और इसलिए सवाल यही है कि क्या मायावती या बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में जेनजी को एक नए वोटर बेस के तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रही हैं? क्या युवाओं में सरकार और विपक्ष दोनों को लेकर मौजूद नाराजगी को बीएसपी के लिए राजनीतिक मौके में बदलने की तैयारी है? और क्या 2027 से पहले मायावती अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के साथ एक नया यूथ कनेक्ट जोड़ना चाहती है? आज बात इसी पर करेंगे, साथ ही इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की ही नहीं रही, बल्कि अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर मतदाताओं तक पहुंच बनाने की भी रही है। और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मायावती जिस वर्ग की तरफ सीधे नजर से देखती हैं, वो है युवा वर्ग और खास तौर पर जेनजी। और यही वजह है कि लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने अपने बयान का बड़ा हिस्सा छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में इस समय जबरदस्त रोष है। युवा अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लेकिन उन्हें सत्ता और विपक्ष के कथित राजनीतिक स्वार्थ से सावधान रहना चाहिए। पहले सुनिए क्या बोली मायावती, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। यानी मायावती एक तरफ युवाओं के गुस्से को स्वीकार कर रही हैं और दूसरी तरफ उसी गुस्से को राजनीतिक दलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की चेतावनी भी दे रही हैं। लेकिन मायावती के इस बयान को सिर्फ जेनजी की तरफ से दी गई चेतावनी मानना मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ उन्होंने उन मुद्दों को भी जोड़ दिया जो सीधे युवा वोटर की जिंदगी से जुड़े हैं और जो युवाओं को प्रभावित भी कर सकते हैं। और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां, आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में अवसर, शिक्षा और आर्थिक असमानता। मायावती ने आरोप लगाया कि पब्लिक सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब और बेरोजगार वर्ग पिछड़ रहा है। और इसके साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग दोहरा दी। यानी जिस युवा को नौकरी चाहिए, जिस छात्र को परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहिए और जिस वर्ग को आरक्षण और अवसरों को लेकर चिंता है, वो सब मायावती ने राजनीतिक संदेश में साफ कर दिया और उन्हीं को अपनी पार्टी के लिए लाभदायक बनाने की कोशिश भी मायावती करती नजर आ रही है। और यहीं से 2027 का चुनावी एंगल सामने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के पास सत्ता और सरकार की योजनाओं का नैरेटिव है। समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं, छात्रों, रोजगार और पीडीए के मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस भी बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है। साथ ही सपा और कांग्रेस जंतर मंतर के प्रदर्शन को भी अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं। और अब मायावती भी युवाओं के गुस्से को सीधे राजनीतिक विमर्श में ला रही हैं। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ पुराने वोट बैंक की लड़ाई नहीं रहने वाली, नए और युवा वोटर की राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन यहाँ एक और बात बेहद जरूरी है, और वो ये कि जेनजी का बड़ा हिस्सा पारंपरिक राजनीति से उसी तरह नहीं जुड़ा हुआ है जैसे पिछली पीढ़ियों के मतदाता जुड़ते रहे हैं। ये पीढ़ी सोशल मीडिया पर राजनीति देखती है, नेताओं के भाषण से ज्यादा वायरल वीडियो देखती है, मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और किसी भी राजनीतिक दल से सवाल पूछने में पीछे नहीं रहती।
जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों में हुए छात्र आंदोलनों ने दिखाया कि युवाओं में रोजगार, परीक्षा, भर्ती और व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। ऐसे में मायावती का ये कहना कि युवा सत्ता और विपक्ष के कथित खेल से सावधान रहे, दरअसल उसी युवा असंतोष के बीच बीएसपी के लिए राजनीतिक जगह तलाशने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 15 से 20% तक युवा वोटर है, मतलब जेनजी हैं, और ये आंकड़ा किसी भी पार्टी की हार या जीत तय करने के लिए काफी है। लेकिन एक बात ये भी है जो अनदेखी नहीं कर सकते, वो ये कि अगर जेनजी को निर्णायक वोटर की भूमिका 2027 के चुनावों में निभानी है तो उन्हें जाति की राजनीति से हटना होगा, क्योंकि अगर उनका वोट भी जाति पर ही जाएगा तो राजनीति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और जैसा अब तक चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर जेनजी की मानसिकता को देखना है तो इस बात से भी देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के चुनावों में भी वोट जाति के नाम पर ही पड़ते हैं, फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी। तो मतलब साफ है कि अगर जेनजी जाति से नहीं हटा तो बदलाव आना मुश्किल है। और एक बात यह भी है कि अगर बदलाव लाना है तो जेनजी को घर से बाहर वोट देने के लिए निकलना होगा, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि युवा मतलब जेनजी चुनाव के दिन को अपनी छुट्टी का दिन समझते हैं और वोट देने नहीं जाते। तो इस बार देखना यह भी होगा कि युवा घर से निकलेगा या नहीं। लेकिन अगर बात मायावती की करें तो मायावती का जेनजी कार्ड सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, उन्होंने आरक्षण को भी अपने बयान का अहम हिस्सा बनाया। मायावती ने आरोप लगाया कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रभाव कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की जरूरत है। ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीएसपी की राजनीति लंबे समय से सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सवालों के आसपास रही है। अब सवाल ये कि क्या मायावती इसी पुराने राजनीतिक मुद्दे को नई पीढ़ी के सवालों से जोड़ना चाहती है, यानी पुराना बीएसपी मुद्दा लेकिन नया वोटर, पुरानी सामाजिक न्याय की राजनीति लेकिन जेनजी की भाषा में। और शायद यही 2027 से पहले मायावती की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, और वो ये कि सिर्फ बयान देने से युवा वोटर जुड़ेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जेनजी सिर्फ ये नहीं पूछती कि नेता क्या कह रहा है, वो ये भी पूछती है कि नेता ने पहले क्या किया, संगठन में युवाओं की भूमिका क्या है, जमीन पर युवाओं के लिए क्या कार्यक्रम है और चुनाव के बाद इन मुद्दों का क्या होगा। यानी मायावती के सामने चुनौती सिर्फ जेनजी का मुद्दा उठाने की नहीं, बल्कि उस मुद्दे को युवाओं के बीच राजनीतिक कनेक्शन में बदलने की है। और इसी बीच मायावती ने उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनावों का भी जिक्र किया और बीएसपी को मजबूत करने की अपील की। यानी उनका बयान सिर्फ युवाओं के मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले चुनावों के राजनीतिक संदर्भ से भी जुड़ गया। और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बीएसपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी के सामने सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से मजबूत करने की चुनौती भी है। ऐसे में अगर मायावती युवाओं के बीच अपनी जगह बना पाती हैं, तो ये बीएसपी के लिए सिर्फ कुछ नए वोट जोड़ने की बात नहीं होगी, बल्कि पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल और है, और वो सवाल जेनजी से जुड़ा है। और सवाल ये है कि क्या जेनजी वास्तव में किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ी होगी, क्योंकि आज का युवा एक ही समय में कई मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक दलों से सहमत और असहमत हो सकता है। कोई रोजगार के मुद्दे पर सरकार के साथ हो सकता है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अलग राय रख सकता है। कोई परीक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर सकता है। यानी जेनजी को एक तय वोट बैंक मान लेना शायद सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। और शायद मायावती भी इसी वजह से युवाओं से सीधे कह रही हैं कि किसी भी राजनीतिक पक्ष के बहकावे में आने के बजाय अपने मुद्दे को समझें और राजनीतिक परिस्थितियों का सावधानी से इस्तेमाल करें। लेकिन राजनीति में एक दिलचस्प बात यह भी होती है कि कई बार जिस वर्ग को कोई नेता राजनीति से सावधान रहने की सलाह देता है, उसी वर्ग को वो नेता अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा भी बनाना चाहता है। और ये मायावती के बयान को 2027 के लिहाज से दिलचस्प बनाता है। एक तरफ वो कह रही हैं कि युवा किसी भी राजनीतिक स्वार्थ का मोहरा ना बने, और दूसरी तरफ बीएसपी खुद युवाओं की समस्याओं, उनके गुस्से, रोजगार, आरक्षण और भविष्य के सवाल को अपने राजनीतिक नैरेटिव में शामिल कर रही है। यानी संदेश साफ है, युवा किसी का मोहरा ना बने, लेकिन बीएसपी के मुद्दों से जरूर जुड़े। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि शायद मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है। अब 2027 के चुनावों में इसका कितना असर होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्या मायावती जेनजी को बीएसपी की तरफ खींच पाएंगी?
क्या युवा मतदाता बसपा के पुराने सामाजिक न्याय के एजेंडे को नए रोजगार और अवसरों के सवाल से जोड़कर देखेगा? क्या आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण मतलब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा युवा वोटर को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग में जेनजी का नया अध्याय, नया चैप्टर जोड़ पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 सिर्फ सत्ता बदलने या सत्ता बचाने का चुनाव नहीं, यह उस पीढ़ी का भी चुनाव होगा जो पहली बार बड़ी संख्या में अपनी राजनीतिक पसंद तय कर रही है। और मायावती ने अभी से उस पीढ़ी की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि जेनजी उस हाथ को पकड़ती है या सिर्फ कहानी सुनकर आगे बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।